मेरे यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। अगर समझ में ना आए तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। तो बात करते हैं आज हम आगे उसके हल चिन्ह के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं और पूरा यूपीबी का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे इसमें। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? वो है पद चिन्ह। हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमने जो क्या क्या पढ़ लिया था आपका, तो हमने पढ़ लिया था आपका जो है शब्द। हमने कल पढ़ा था, जो कल पढ़ा था वो वाक्य पढ़ा था। वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं हम, ये ठीक है। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, तो सर हमने वाक्यांश भी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? वाक्यांश। वाक्यांश समझते हैं ना? हाँ, वाक्यांश ये पढ़ लिया था। और उसके बाद से हम एक और चीज़ पढ़ लिए थे, और वो क्या था सर? तो वो सर पद था आपका। पद भी हमने अच्छे तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं सर। तो इसके आगे क्या बात करेंगे? तो इसके आगे बात करेंगे आप हल चिन्ह। क्या बात करेंगे हम लोग? हल चिन्ह के बारे में। तो अब आपसे पूछा जाए कि सर हल चिन्ह क्या होता है? तो देखिए जितने भी व्यंजन है ना, जितने भी क्या है आपके व्यंजन है, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के सहयोग से क्या होता है, बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वह अधूरा हो जाता है। अब कहने का मतलब कि जो भी व्यंजन है, जो भी क्या है आपका व्यंजन है, जैसे ये क है, तो क आपका व्यंजन है ये, ठीक है। लेकिन क जो है, अगर इस क को उच्चारण करें हम, तो क में क्या आता है आपका, क में क्या आता है आपका, अ आता है। कहने का मतलब कि ये जो क मिलकर बना हुआ है, आधा क प्लस किसे मिलकर बना हुआ है, अ। तो यही कहता है कि जितने भी व्यंजन है ना, वो स्वर के सहयोग से ही उसका उच्चारण होता है। ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। इन दोनों के यानी कि व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वर के किसका होता है, सहयोग से इसका उच्चारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन जो होता है प्रत्येक वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है, तो जैसे ही इस व्यंजन में से, इस क वाले व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिए हमने, स्वर को क्या कर दिए अलग, जैसे स्वर अलग होता है तो ये व्यंजन अधूरा हो जाता है। तो इस आधे अधूरेपन को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हल चिन्ह कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए व्यंजन बोल रहा है कि क्या होता है कि व्यंजन अधूरा हो जाता है, और इस अधूरे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? हल या हल चिन्ह कहते हैं। हमने बताया था ना, देखिए क है, तो इस क के क्या करना है, क में से जैसे अ हटाएंगे तो ये व्यंजन आधा अधूरा हो जाएगा। और जब आधा अधूरा हो जाएगा तो इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? हल चिन्ह कहलाता है। वैसे ही की है, तो की में क्या करेंगे हम लोग? तो आधा क, और कौन सी का मात्रा आ रहा है सर? छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा आ रहा है। किसका आ रहा है? बड़ी का मात्रा आ रहा है। तो इस बड़ी की मात्रा को अलग करेंगे तो ये फिर इसके नीचे क्या लगाएंगे हम लोग? हल चिन्ह लगाएंगे। तो किसी भी व्यंजन को, उससे स्वर को अलग करने के लिए उस व्यंजन के नीचे हम जिस तिरछी लाइन का प्रयोग करते हैं वही आपका हल चिन्ह कहलाता है। अब उसके बाद से अगला जो आता है आपका क्या आता है? स्वर आता है। अगला स्वर आता है। अब स्वर क्या होता है देखिए ज़रा। तो आप जानते हैं कि स्वर जो होता है, इनको बोलने में हमको कोई भी चीज़ें जो है मतलब कि संघर्ष करना ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत आसानी से जो है हम लोग अ आ छोटी बड़ी छोटा बोल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, कहने का मतलब अब क बोल रहे थे तो सर क के साथ अ भी आ रहा था, समझ रहे हैं ना? तो क के साथ आ रहा था, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब कि अगर अ बोल रहे हैं ना, तो अ के साथ आपका क नहीं आएगा, इसमें सिर्फ क्या होगा? अ ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, उसे ही क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो जब किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब कि ये स्वतंत्र होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब किसी अन्य वर्ण की सहायता होती ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली क्या है, ध्वनियाँ हैं। और ये हमारे एग्जाम में पूछता है, देखिए ये हाईलाइट किया गया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। या एक और चीज़ कह सकते हैं क्या, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को क्या करती है, स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब कि फेफड़ा जो है ना हमारे, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्पर्श नहीं करते, बिना स्पर्श किए ही स्वतंत्र रूप से क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से जो भी परिभाषा अगर अच्छी लगती हो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। और 11 कौन कौन सी है, तो आप देख रहे हैं, और आ, छोटी, बड़ी, छटाओ, बड़ाओ, री, ए, आई, ओ, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो स्वरों की संख्या है टोटल कितनी है, आपकी 11 है। कितनी है, 11 है। संस्कृत में आपकी 13 होती हैं, जो सबको क्या कर लिया जाता है, गिन लिया जाता है। तो सर ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ लिया कि स्वरों की संख्या कितनी है, क्या आप बता सकते हैं सर कि मात्रा कितनी होती है? क्या आप बता सकते हैं कि मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? तो देखिए, जब से ही मात्रा हम लोग पढ़ते हैं ना तो सीधा स्टार्ट करते हैं आ की मात्रा। किसकी मात्रा? आ की मात्रा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो अ की मात्रा होती है ना वो बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर हमें स्वरों की संख्या पूछे तो हमारा जवाब होगा 11। लेकिन अगर हमें मात्रा की संख्या पूछे, किसकी पूछे, अगर हमें मात्रा की संख्या पूछे तो अ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अ की मात्रा होती नहीं है, तो इसलिए अ को छोड़ देते हैं। तो हमारी मात्रा कितनी हो जाती है, 10। तो नोट करके ये लिखेंगे कि स्वरों की संख्या तो 11 होती है लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10। ये हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। स्वर कितने हैं, 11, मात्राएं कितनी हैं, 10। ठीक, चलिए तो आगे इसके बात करते हैं। देखिए मात्रा की बात कीजिए, देखिए यहाँ पे काटा हुआ है, अ को काटा है ना, हाँ, तो अ नहीं होता है। अब यहाँ से गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मात्रा पूछे तो 10 होती है। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो क्या होगी, 11। इसको विशेष आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसके। अब इसके आगे क्या है सर, तो देखिए इसके आगे जो है आपका विशेष करके है वही चीज़ें हैं जो बताए हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो हमने जो बताया सेम वही लिखा गया है, आप चाहेंगे तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे क्या, व्यंजन। हाँ, अब देखिए व्यंजन की परिभाषा तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ लिया था ना पहले। कैसे पढ़ लिया था, तो सर कोई भी व्यंजन होता है ना, कोई भी क्या होता है, व्यंजन होता है, वो बिना स्वर के सहयोग से नहीं बोला जा सकता। यानी कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही आपका क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। व्यंजन क्या, व्यंजन तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से, देख रहे हैं ना, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। देख रहे हैं ना व्यंजन क्या होता है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये मत कर दीजिए कि नहीं होती है, तो नहीं होती है तो वो स्वर में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अगर होती है तो किस में आएगा, आपका व्यंजन में आएगा। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। क्या कहलाती है, व्यंजन। अब पूछ दे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कितनी होती है, 33। अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कि बताइए व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको पता है व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आपकी टोटल 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। और इन 33 को क्या बोला जाता है, अस्पर्शी बोला जाता है, अस्पर्श। इन 33 को क्या बोलते हैं, अस्पर्श बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक अस्पर्श और एक अस्पर्श में बड़ा अंतर होता है। और वो अंतर क्या है, देखिए आगे। तो अंतर क्या है आपका,
तो सर वो अंतर है आपका स्पर्शी और अस्पर्श में। तो जो 33 होता है तो आप तो जान गए 33 होता है, ये भी जानेंगे कि कैसे 33 होता है, ठीक है, ये भी जानेंगे कि कैसे 33 होता है। तो जो हमारा बात करते हैं कि 3 चीज़ें होती है व्यंजनों में, एक स्पर्शी होता है, एक स्पर्श संघर्षी होता है, देख रहे हैं आप, एक स्पर्शी होता है, एक स्पर्श संघर्षी होता है और एक नासिक होता है। अब स्पर्शी क्या होता है, तो जो क ट त, देखिए यहाँ पे च को शामिल नहीं किया है, तो च वाला यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब उसके बाद से ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, कि प्रारंभिक चारों अक्षर, जो प्रारंभ में चारों अक्षर आते हैं, जैसे क ख ग, ठीक है, घ, और उसके बाद से अंग को छोड़ देंगे यहाँ पे क्योंकि ये 5वां अक्षर हो जाएगा। तो ये जो अक्षर आते हैं तो इन सभी को बोला जाता है क्या, स्पर्शी। और इनकी संख्या कितनी होती है सर, तो इन स्पर्शियों की जो संख्या होती है वो आपका 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। अगर स्पर्शी की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर स्पर्शी की संख्या पूछते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो ये 16 होते हैं। बाकी बच्चे सर स्पर्श संघर्षी कौन सा होता है। अब देखिए संघर्षी का मतलब कि संघर्ष करके, यानी संघर्ष के साथ बाहर निकलती हैं। तो जो संघर्ष के साथ बाहर निकलती है वो है आपका च, छ, ज और झ। याद रखिएगा, च, छ, ज और झ होगा, ठीक है। उसके बाद से नासिक क्या होता है, जो हमारे नाक से निकलती है, समझ रहे हैं, उसी को नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और ये नासिक व्यंजन जो होते हैं आपके किसी वर्ग के, यानी कि जो वर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं हमारे, क, च, ट, त, प, तो उसके 5वें अंतिम अक्षर जो होता है, जैसे अंग हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इन सभी को हम लोग नासिक के बोलते हैं क्योंकि ये हमारे नाक से क्या होते हैं, निकलते हैं। अब बात आती है कि सर आपने 33 व्यंजन बता दिया, तो क्या इन 33 में कहाँ कहाँ से और कौन कौन सा होता है 33, थोड़ा बताइए। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो आप देख रहे हैं नीचे की आपकी जो संख्या होगी, अगर इनको जोड़ते हैं तो आपको टोटल कितने व्यंजन मिल जाएंगे सर, 33। कैसे, तो 25 क्या होता है, क से लेकर म तक, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने होते हैं, 5। और जब प्रत्येक वर्ग में व्यंजन 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में क्या, प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। क्यों, क्योंकि क से जब अंगह तक पढ़ेंगे ना आप, क से कहाँ तक पढ़ेंगे, अंगह तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा कितने, 5 मिलेंगे। तो प्रत्येक वर्ग के 5 होंगे, तो यहाँ पे क, च, ट, त और प, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, तो ये मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे सर, 25 हो जाएंगे, क से लेकर म तक। उसके बाद से ये बचा य, र, ल, व, इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है इसको, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। हालांकि हम लोग आगे इसी में देखेंगे। तो य, र, ल और व, ये 4 हो गए, तो इन चारों को क्या बोला जाए, 4 हो गए ये, तो 25 4 कितना हो गया, 29। उसके बाद से संघर्षी व्यंजन है, जिसमें स, स, स और स, यानी कि क्या है ये है आपका तालव्य स, ये है मूर्धन्य स, ये है दंत्य स, और ये है क्या आपका ह, और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे इसको, तो 25 4 29 सर कितना हो जाएगा, 33। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा और पूरा विश्वास होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।